हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आदर्श एवं अनादर्श विलयन तक की बात कर ली थी। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक है स्थिरक्वाती मिश्रण। देखिएगा, स्थिरक्वाती मिश्रण हमें पढ़ना है आज। स्थिरक्वाती मिश्रण क्या होता है समझिएगा। दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिरक्वाती मिश्रण कहलाता है। अवयवों के संगठन के प्रभावित नहीं होने का तात्पर्य है इनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान रहता है। अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा, इसको मैं अब समझा रहा हूँ कि स्थिरक्वाती मिश्रण का मतलब क्या है। तो मान लीजिएगा कि आपके पास किसी पात्र में कोई द्रव है और उस द्रव को मैंने मान लिया कि वो द्रव A है और ये जो द्रव है मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है, मतलब उबलता है। आपके पास एक और पात्र है जिसमें कोई द्रव B है और मान लिया वो 60 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी वो आश्रित होता है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों द्रवों को आपस में मिला दिया, यानी हमारे पास एक मिश्रण प्राप्त हुआ जिसमें द्रव A भी है और द्रव B भी है। अब जब हमने इसको उबाला या गर्म किया तो हमने पाया कि अब ये जो मिश्रण है वो एक स्थिर ताप पर आश्रित हो रहा है, यानी ये एक निश्चित ताप पर, एक स्थिर ताप पर उबल रहा है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है उसे स्थिरक्वाती मिश्रण कहते हैं। तो स्थिरक्वाती मिश्रण का मतलब आपके समझ में आया होगा कि मान लिया हमारे पास दो द्रव पदार्थ थे, दोनों के क्वथनांक क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों को आपस में मिला करके एक मिश्रण बनाया गया तो मिश्रण का जो क्वथनांक था वो स्थिर हो गया, निश्चित हो गया। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, स्थिरक्वाती मिश्रण कहते हैं। अब इस मिश्रण में होता क्या है वो सुनिएगा। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का मतलब मुझे आपको और बताना है, वो लाइन कौन सी है, अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना। इसका मतलब क्या है सुनिएगा। जब स्थिरक्वाती मिश्रण को आप गर्म करके उबालते हो तो इसकी क्या बनेगी बताओ, वाष्प बनेगी। चूंकि दोनों द्रव A और B के क्वथनांक अब समान हैं तो दोनों की वाष्प एक साथ बनेगी। तो इस वाष्प के अंदर बताओ दोनों घटक उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और नीचे जो लिक्विड है जिसकी वाष्प अभी नहीं बनी है उसमें भी दोनों घटक उपस्थित होंगे। इसका मतलब द्रव प्रावस्था एवं वाष्प प्रावस्था दोनों में संगठन क्या रहता है, एक समान रहता है। यहाँ संगठन क्या है, A और B, और यहाँ संगठन क्या है, A और B। इसका मतलब द्रव व वाष्प दोनों प्रावस्थाओं में अवयवों का संगठन एक समान रहता है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं स्थिरक्वाती मिश्रण। और इस प्रकार के मिश्रण के अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार के मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव एक ही तापमान पर बॉयल करते हैं, एक ही क्वथनांक पर क्या करते हैं, बॉयल। अब देखिएगा, ये जो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है। स्थिरक्वाती मिश्रण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का। नंबर एक है अधिकतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण, और दूसरा है निम्नतम वाष्पदाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण की। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है जिसका कारण मैं आगे बताऊंगा, कि किसी भी द्रव का वाष्प दाब यदि अधिक होता है
तो उसका क्वथनांक हमेशा क्या होता है, कम होता है। मैं कह सकता हूँ कि वाष्प दाब एवं क्वथनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो याद रखिएगा, वाष्प दाब यदि अधिक है तो क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो आप अब पढ़िएगा इसका पहला पॉइंट, पहला प्रकार, अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। इस प्रकार के मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो उस मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव के क्वथनांक से हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या मतलब है, जैसे आपने दो द्रव लिए थे, एक का क्वथनांक 50 था डिग्री सेल्सियस और दूसरे का था 60। तो अब इस मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो क्वथनांक इन दोनों घटकों के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। दोनों के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। जैसे ये 50 है, ये 60 है, तो किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है, तो वो 50 और 60 से कम संख्या आपको लेनी है। जैसे मान लिया मैंने ले ली 49 डिग्री सेल्सियस। तो निम्नतम क्वथनांकी का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। निम्नतम क्वथनांकी का मतलब दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम, और क्वथनांक यदि अधिक हो, निम्न होगा, क्वथनांक यदि निम्नतम होगा तो बताओ वाष्प दाब क्या होगा, अधिकतम होगा। एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस वाटर और एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। अगली बात सुनिएगा कि यदि वाष्प दाब अधिकतम हो चुका है तो बताओ राउल्ट के नियम से विचलन कैसा आएगा, सर धनात्मक आएगा, क्योंकि आपने बताया था कि प्रेक्षित वाष्प दाब का मान यदि परिकलित वाष्प दाब से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि राउल्ट के नियम से कैसा विचलन आएगा, धनात्मक आएगा। चलिएगा, यहाँ पर वाष्प दाब क्या हो चुका है, अधिकतम हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब निश्चित रूप से राउल्ट के नियम से कैसा विचलन आने वाला है, धनात्मक। एग्जाम्पल याद कीजिएगा, एथेनॉल प्लस वाटर और एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की, निम्नतम वाष्पदाबी एवं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। इस प्रकार के स्थिर क्वथी मिश्रण में जो दो घटक होंगे उन दोनों घटकों के क्वथनांक से ज़्यादा क्वथनांक होगा, किसका, मिश्रण का। और क्वथनांक यदि ज़्यादा होगा तो बताओ वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। और वाष्प दाब कम होगा तो बताओ राउल्ट के नियम से कैसा विचलन आएगा, सर ऋणात्मक ही आएगा। वेरी गुड। एग्जाम्पल याद कीजिएगा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। चलिएगा, हम आते हैं अगले टॉपिक पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, अणु सांख्यिकी गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना। अणु सांख्यिकी गुणधर्म को कण सांख्यिकी गुणधर्म भी कहते हैं, कण सांख्यिकी गुणधर्म भी कहा जाता है। और हमें गणना करनी है किसकी, आणविक द्रव्यमान। और किसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, विलायक का नहीं, हमें निकालना होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। और विलेय कौन, जिसको हम बोल रहे हैं किसमें, विलायक में। चलिएगा, बात करते हैं अणु सांख्यिकी गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ लीजिएगा, किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म, किसी विलयन के ऐसे गुणधर्म जिनके मान विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर, अणु सांख्यिकी गुणधर्म कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, समझिएगा। जैसे मान लिया मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में, ये मान लिया इस पात्र में क्या है, शुद्ध विलायक है और इसका वाष्प दाब क्या है, P0 मान लिया मैंने, ठीक है। इसमें किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है। इसमें क्या घोल दिया बताओ बच्चों, अवाष्पशील विलेय। तो बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब है वो मैंने क्या मान लिया था, PS। और मैंने कहा था कि PS का जो मान होगा वो P0 से क्या होगा, कम होगा। तो ये वाष्प दाब में क्या हुआ था, अवनमन हुआ था। अब मान लिया मैंने
कि यहाँ पर मैंने जो विलेय पदार्थ घोला है, ये जो विलेय पदार्थ घोला है, ये मान लिया मैंने ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के घोलने से वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी। अब आप इसमें फ्रक्टोज घोल दो, तो फ्रक्टोज के घोलने से भी क्या आएगी? वाष्प दाब में कमी। इसका मतलब ग्लूकोज घोलो चाहे फ्रक्टोज घोलो या कोई सा भी विलेय पदार्थ घोलो, अवाष्पशील होना चाहिए। उसके घोलने से वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। चलिएगा, इसका मतलब इस बात पर वाष्प दाब में होने वाली कमी इस बात पर निर्भर नहीं कर रही कि आपने ग्लूकोज घोला कि फ्रक्टोज घोला। अब आप सोचिएगा, यदि ग्लूकोज की मात्रा अगर मैं बढ़ा दूं, जैसे मान लिया मैं शुरू में कल्पना कर रहा हूं कि 5 कण घोले और फिर मैंने 10 कण किए, फिर मैंने 15 किए, तो बताओ वो विलयन उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा? सांद्र। और जैसे जैसे विलयन सांद्र होता जाएगा तो वाष्प दाब में उतनी ही ज़्यादा क्या आती जाएगी? कमी। इसका मतलब वाष्प दाब में होने वाली जो कमी है, जो अवनमन है, वो इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपने उस विलायक में विलेय के कितने कण घोले हैं। सर समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से बताओ। तो देखो मैं आपको बताता हूँ वापस से। जैसे ये मैंने एक पात्र में शुद्ध विलायक ले लिया, शुद्ध जल ले लिया, शुद्ध विलायक या शुद्ध जल ले लिया। ये क्या है बच्चों? शुद्ध जल। अब याद है तो आपको मैंने बताया था कि इसमें जब किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो अवाष्पशील विलेय के कुछ कण शुद्ध विलायक के कणों को हटा करके उसके स्थान पर आ जाते हैं, जिस कारण से सतह पर उपस्थित विलायक के कणों की संख्या क्या हो जाती है? कम। और सतह पर उपस्थित विलायक के कणों की संख्या देखो, पहले 5 थी, अब कितनी है? 3। 1 2 और 3। पहले कितनी थी? 5। 3 क्यों रह गई? क्योंकि 2 कण किसके आ गए? ठोस पदार्थ के आ गए। चलेगा, अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर मान लो मैं यहाँ पर वाष्प दाब की गणना करूँ तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो चुका है? कम हो चुका है। अब मान लो मैं इसमें एक ठोस पदार्थ का कण और घोल दूँ, यहाँ पर आ जाएगा, तो बताओ अब कितने बच गए? अब 2 बच गए, ये भी हट गया यहाँ से, तो वाष्प दाब में और ज़्यादा कमी आएगी। इसका मतलब इसमें जितना ज़्यादा आप ठोस पदार्थ घोलोगे, ठोस पदार्थ के कण घोलोगे, वाष्प दाब में उतनी ही ज़्यादा क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी। इसका मतलब वाष्प दाब में जो अवनमन है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने विलेय पदार्थ के कितने कण घोले हैं, ना कि इस बात पर निर्भर करेगा कि विलेय कौन सा घोला है आपने। चाहे आप ग्लूकोज घोल दो, चाहे फ्रक्टोज घोल दो, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ऐसे गुण जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर ना करे, विलेय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करे, संख्या पर निर्भर करे, और गुणधर्मों को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यिकी गुणधर्म कहते हैं। और ये अणुसंख्यिकी गुणधर्म जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो इन चारों अणुसंख्यिकी गुणधर्मों को हम बात करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। उससे पहले एक बार मैं वापस से बता देता हूँ कि अणुसंख्यिकी गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं किसी विलयन के जो कणों की संख्या पर निर्भर करें, कणों की संख्या पर निर्भर करें, ना कि विलेय की प्रकृति पर। किसके कणों की संख्या पर? विलेय के कणों की संख्या पर। जितने ज़्यादा विलेय के कण आप बोलोगे, अणुसंख्यिकी गुणधर्म का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है भैया, चलिएगा बात करते हैं। पहला गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, फिर वापस से यहाँ पर क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम केवल यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि P0 माइनस PS बटा P0 बराबर क्या होता है बच्चों? XA होता है। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ P0 माइनस PS बराबर क्या हो गया? XA। और XA का मान मैंने आपको बताया था स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। स्मॉल n को मैंने मान लिया WA बटा MA। स्मॉल n बराबर क्या होगा? WA बटा MA, विलेय के मोल बटा विलायक, विलेय के मोल बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। और कैपिटल N क्या होगा? विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर अपन
वैल्यू पुट करते हैं तो पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर स्मॉल एन का मान क्या है डब्लू बटा एम ए, और कैपिटल नीचे क्या आएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये स्मॉल एन हो गया और ये क्या हो गया कैपिटल एन हो गया। कैसे हुआ वापस से बता देता हूँ, देखिएगा पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर क्या आया स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन का मान क्या है डब्लू ए बटा एम ए बटा डब्लू ए बटा एम ए प्लस डब्लू बी बटा एम बी। स्मॉल एन ये रहा और कैपिटल एन ये रहा। समझ में आया होगा। एक बार पेन लेकर के अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये समझ में और ज़्यादा आ जाएगा। जब तक आप अपने पेन से इसको सॉल्व करके नहीं देखोगे आप बिल्कुल भी इसे समझ नहीं सकते। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, मैं 100% प्रयास कर रहा हूँ, आप भी 100% प्रयास करेंगे तो इनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब बात करते हैं तनु विलयन के लिए। मैंने बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में वीडियो नंबर 1 में तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा, तनु विलयन के लिए स्मॉल एन का मान कैपिटल एन से क्या होगा बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डब्लू ए बटा एम ए का जो मान है वो वेरी लेस देन क्या होगा डब्लू बी बटा एम बी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो होगा पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर डब्लू ए बटा एम ए गुणा डब्लू बी ऊपर एम बी। और यहाँ से हम एम ए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा पी नोट बटा पी नोट माइनस पी एस गुणा डब्लू ए एम बी बटा डब्लू बी, जहाँ एम ए क्या है बच्चों विलय का आणविक द्रव्यमान। तो इसको मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना किस प्रकार की जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर होता है वापस से देखिएगा पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर मैंने आपको बताया स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, या फिर हम कह सकते हैं इसको मिटा के मैं इससे ऐसे लिख देता हूँ इसको ठीक है भैया, ये बताया था। अब स्मॉल एन का मान बहुत कम होगा कैपिटल एन की तुलना में, किसके लिए तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। स्मॉल एन का मान पुट कीजिएगा, कैपिटल एन का मान पुट कीजिएगा और एम ए का मान कैलकुलेट कीजिएगा पेन लेकर के, तो आपको ये वाला मान प्राप्त होने वाला है। इस फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल को और इस फॉर्मूले को। चलिएगा बात करते हैं अपन, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। एक शुद्ध बेंजीन है अपने पास में, उसका वाष्प दाब कितना है 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब अब कितना हो गया 0.845 बार हो गया। विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान आपको क्या करना है परिकलित करना है। यानी आपको इस सवाल के अंदर एम ए पूछा है, क्या पूछा है एम ए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। पी नोट का मान आपको गिवन है, पी नोट माइनस पी एस आप फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि पी एस आपको गिवन है, डब्ल्यू ए आपको गिवन है, एम बी आपको गिवन है, डब्ल्यू बी आपको गिवन है। तो आप देखिएगा पी नोट आपको दे रखा है 0.850, पी एस आपको दे रखा है 0.845, डब्ल्यू ए आपको दे रखा है 0.5 ग्राम, डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 39 ग्राम। बेंजीन के लिए आपको एम बी भी दे रखा है, कितना बेंजीन के लिए एम बी दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, और आपको पूछा गया है एम ए। पी नोट क्या है भैया, पी नोट क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जब बेंजीन को घोल दिया तो विलयन का वाष्प दाब कितना रह गया
0.845। WA क्या है भैया, विलेय की ग्राम में मात्रा, आपको गिवन है, देख सकते हैं आप 0.5 ग्राम ही बोला गया है, देखो ये। WB क्या है भैया, WB क्या है बच्चों, WB है विलायक की ग्राम में मात्रा, ये दे रखी देखो। चलो MB क्या है, जो बेंजीन है ना, विलायक के रूप में जो बेंजीन ले रखा है उसका क्या है ये बताइएगा, आणविक द्रव्यमान। ये दे नहीं रखा तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 78 होगा। कैसे, 12 छिका 72 और 6 ये रहा, कार्बन का 12 होता है, 12 छिका 72 और 6 कितना हो गया, 78 हो गया। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो MA का सूत्र क्या है, P0 बटा P0 माइनस PS गुणा WAMB बटा WB। P0 का मान आपने रख दिया 0.850, ये P0 का वापस रख दिया, PS का रख दिया, WA का 0.5 रख दिया, MB का आपने 78 रख दिया, WB का 39 रख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 170 ग्राम आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एक कॉपी में इसको लिखिएगा। आप अपने हाथ से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। चलिएगा, दूसरा अणुसंख्यिकी गुणधर्म है जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, और इस अणुसंख्यिकी गुणधर्म को पढ़ने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। तो आज वाला वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा और अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को कहिएगा कि इन वीडियोस का अधिक से अधिक क्या उठाए लाभ, और आपको तो उठाना ही है। धन्यवाद।